हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वह चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति, और जिस पार्ट को पढ़ रहे थे वह पार्ट को हम लोगों ने देखा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था और लगभग जो है इन पॉइंट था पार्ट का, मध्य बिंदु की बीच की दूरी से रिलेटेड था। उसी मध्य बिंदु के बीच की दूरी से रिलेटेड हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को कल के क्लास में देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वह चैप्टर वही है, निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है डिफरेंट है। आज हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं त्रिभुज के केंद्रक के बारे में हम लोग परिचित होंगे कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के लिए क्या होता है। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे कि जब दो रेखाखंड है और एक रेखाखंड है और उसके दो निर्देशांक है तो बताना है कि ये वो एक बिंदु जो ऐसा है, इस प्रकार जो है तीन बिंदु जो चार बराबर भागों में बांटती है। इस तरह के सवाल को आज हम लोग हल करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप काफी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, मेरी बातों को समझेंगे और उस पर आगे चल के उस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके मैथ में एग्जाम में ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको लाएं। ठीक है, तो चलिए अब पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए। अगर फिट ना है तो फिट हो जाइए, पूरी एनर्जी फुल हो जाइए ताकि अच्छे वे में आपको समझ में आए। उससे पहले भाई मेरे कि किसी भी तरह का माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, माइंड में कोई टेंशन हो, प्रेशर हो, तनाव हो, तो सारे को साइड में रख दो। मेरे साथ 20-25 मिनट बने रहो, या 20 या 25 मिनट मैं आपको कुछ देने वाला हूं, या 20 या 25 मिनट में मैं आपको एक अच्छा जो है वे देने वाला हूं, एक अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझते होंगे, कि इधर उधर आप अपने ध्यान को नहीं करते होंगे। और यदि एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यदि चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं अच्छे ढंग से एक मोटिवेट होकर, एक एनर्जी फुल होकर मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दूं। ठीक है, तो चलिए भाई अब इधर उधर के बिना बातें करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, हम अपने प्रश्न पर आते हैं। आप लोग जरूर मेरी बात को मानेंगे, पूरे अच्छे ढंग से तैयार होंगे। चलें अब हम स्टार्ट करें अपने पार्ट को, अपने निर्देशांक ज्यामिति को। ठीक है, तो चलिए इसे अब हटा देते हैं। हम आज हम लोग देखेंगे टॉपिक जो है निर्देशांक ज्यामिति का ही, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं वह टॉपिक आपको भी काफी जो है पसंद आएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की क्लास का मैं पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखने जा रहा हूं, यह आपके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है। आइए, ये क्वेश्चन ये कहता है, इस तरह से क्वेश्चन का जो है एक लाइन है ए और बी, एक लाइन है। ठीक है, ए और बी एक लाइन है। ठीक है, ए और बी लाइन है, एक रेखाखंड है जिसमें बिंदु ए का निर्देशांक है मेरे भाई -2, है। -2, क्या है 2 है। इतनी बात समझ में तो आ गया होगा। दूसरा बिंदु बी का निर्देशांक है मेरे भाई 2, है। 2, क्या है 8 है। इतनी बात भी समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा हाईलाइट करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा आपके भाषा में इसे समझाना चाहता हूं। भाई मेरे ये कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है और बिंदु ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें जो है तीन बिंदु इस प्रकार चार बराबर भागों में विभाजित करती है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, बिंदु ए और बी है, जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी इस रेखाखंड को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, और यही निर्देशांक यदि आप ज्ञात कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप बना देते हैं। भाई मेरे आइए मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैं पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था कि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते थे, उस पर आगे वे में देखने को मिला कि दो बिंदु के जो दिया रहता है उसके बाद जो है अनुपात में बांटा रहता है, तो जिस अनुपात में वह बांटती है उसके निर्देशांक को देखा। आगे चल के जब टॉपिक को आगे की ओर ले गए और जब टॉपिक को हम लोग बढ़े जो है तो उसमें एक चीज और देखने को मिला कि दो बिंदु का निर्देशांक दे रखा था और उसमें जो है एक ऐसा बिंदु है जो पूरी तरह से समत्रिभाज करती है, तीन बराबर भागों में बांटती है। दो बिंदु को देखा, उस कंडीशन में भी हमने उस दो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन को भी बना डाला। लेकिन आपके सामने आज के सवाल का सबसे मजेदार सवाल और सबसे इंड टॉपिक ये आया है मेरे भाई कि इसमें चार बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है कि इसमें क्या
मैंने कहने का मतलब कि 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। कितने भागों में? 4 बराबर भागों में। तो हम देख रहे थे क्या कि जब हम लोग ए बी एक लाइन खींच रहे थे, ए और बी खींच रहे थे, तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग 2 देते थे, एक सी देते थे, एक डी देते थे, एक 1 1 1 इस तरह से होता था। और जबकि 4 बराबर भागों में पूछ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर एक भाग होगा, एक बीच का पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। इससे पता ही चला कि एक पॉइंट जिसका नाम है ए और बी है, दूसरा सी रख देते हैं, डी रख देते हैं, ई रख देते हैं। अब ए सी बराबर सी डी बराबर डी बराबर ई बी, इतनी बात तो समझ गया। और यही ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो 4 बराबर भागों में जो 3 पॉइंट बांट रहा है, इसका 3 जो निर्देशांक बांट रहा है सी डी और ई, इसी का मुझे निर्देशांक पता लगाना है। और यदि इसका निर्देशांक हम पता लगाते हैं तो फिर समझो मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया, इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे वे में, पोस्टमार्टम वे में कर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए, यदि नहीं समझे तो एक बार मैं और कह रहा हूं, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि बाबू रे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी जो है एक बिंदु है, ए और बी जो है एक बिंदु है, और जिससे एक रेखाखंड बना ए बी, जिससे रेखाखंड का बना ए बी का बना, और ए बी को इस तरह से इस प्रकार 4 बराबर भागों में बांटने वाले, इस प्रकार 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो 4 बराबर भागों में एक भाग सी, एक भाग डी, एक भाग ई, इससे पता ही चला ए सी बराबर डी बराबर ई बी है कि नहीं है? इससे पता तो यही चलता है। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हल करेंगे और यहां पर लिखेंगे कि माना कि, क्या कहते हैं, माना कि रेखाखंड, माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदु, आगे देखते हैं, बिंदु सी डी और ई 4 बराबर भागों में बांटती है। 4 बराबर भागों में इस प्रकार बांटती है, इस प्रकार बांटती है कि, क्या मैं पूछ रहा हूं, मैंने क्या बोला कि माना कि रेखाखंड ए बी बिंदु सी डी और ई 4 बराबर भागों में इस प्रकार बांटती है कि डी जो है, बिंदु डी जो है यहाँ पर, कि बिंदु डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, उसी तरह से जब ये पॉइंट जो है पूरी बीच वाला पॉइंट है और ये पूरा ए बी का जो है ये मिडिल पॉइंट है, तो उसी तरह से बिंदु सी, जब आगे देखते हैं, बिंदु सी क्या होगा कि एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु, यही तो होगा, मध्य बिंदु है। ठीक है, आगे जब चलते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, तो आगे देखते हैं कि अब बच गया बिंदु ई डीबी का मध्य बिंदु है, डीबी का मध्य बिंदु। इतना लैंग्वेज से पता ही चला कि हमने चीजों को समझा, क्वेश्चन जो कहना चाहता वो मैंने काफी लैंग्वेज की सहायता से लिख दिया। एक बार देखिए मेरे भाई, इस लैंग्वेज को आपको बोझ नहीं समझना है, बस यदि इस फिगर को आप समझ जाते हो तो इस लैंग्वेज बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि ये फिगर से ही लैंग्वेज बना, ना कि लैंग्वेज से फिगर बना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब फिगर आपने ड्रा कर लिया और जब प्रश्न आपको पढ़ लिया, तो प्रश्न के मुताबिक ही, प्रश्न के रूल के हिसाब से ही ये फिगर को ड्रा किया, और जब फिगर को आप समझ गए तो ये लैंग्वेज लिखना बड़ा आसान है। क्यों लिखना आसान है? तो आइए मैं बताता हूं कि रेखाखंड ए बी है जिसका मध्य बिंदु डी है, क्योंकि सब समान 4 बराबर भागों में बांटती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने ई को मध्य बिंदु क्यों नहीं लिया? तो भाई मेरे, ई जो है ये पूरा ऐसा आपको दिखता होगा, आपको फिगर में दिखता होगा चित्र में, कि ई जो है ए बी का कभी भी मध्य बिंदु नहीं हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल बी के काफी करीब। मध्य का मतलब हुआ कि बीच वाला स्थिति, मध्य का मतलब क्या हुआ? बीच वाला स्थिति। एज एग्जांपल यहां से यहां है, तो ये बीच वाला पॉइंट को क्या कहते हैं? मिडिल पॉइंट कहते हैं, और मिडिल पॉइंट आ जाने से ये दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो उसी तरह से मैंने डी को माना नहीं है, मैंने डी को आपको समझाया है कि डी जो है, ऑलरेडी आप भी बताओगे कि ए बी का एक मध्य बिंदु है। जब डी मध्य बिंदु है तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जब बराबर भागों में बांटती है तो सी मध्य बिंदु ए डी का होगा। जब ये बराबर भागों में बांटती है ये पार्ट को, तो ई मध्य बिंदु डी बी
का होगा। और यही चीज को मैंने बाई लैंग्वेज लिख दिया कि ताकि आपको ऐसा लगे कि मैंने बिल्कुल जो है अपने मन से नहीं बल्कि बाई फिगर के जरिए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप आसानी से समझ जाओगे। भाई मेरे, जब ये पॉइंट को आप सब लिख देते हो तो यहां पर एक पॉइंट आपको मिलता होगा। क्या मिलता होगा कि जब देखते हो क्या कि डी मध्य बिंदु है ए बी का, तो उसके कंडीशन में अब हम जब बनाना शुरू करते हैं कि डी मध्य बिंदु है, डी जो है डी मध्य बिंदु है ए बी का। किसका है? ए बी का, ए बी का। तो मध्य बिंदु के दूरी से हम देखते हैं कि डी का निर्देशांक क्या होगा। एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा कि x1 प्लस x2 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी जब मध्य बिंदु तो पूरी तरह से ये मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है, मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ये दो निर्देशांक आ गए, एक एक्स एक्सिस आ गया, एक वाई एक्सिस आ गया। तो उस कंडीशन में देखते हैं डी जब ए बी का मध्य बिंदु है तो ए का x1 का काम -2 करेगा तो ये -2 हुआ, और x2 का काम कौन करेगा? 2 करेगा, बटा में क्या होगा? 2 करेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। जब इंड हो जाएगा तो ये क्या आया? 0 आया। पता ही चला, पता क्या चला कि डी का जो एक्स एक्सिस है ना वो आपको 0 होगा। डी का एक्स एक्सिस कितना होगा? 0 होगा। अब हम लोग जब एक्स एक्सिस निकाल लिया तो y भी पूछता है, y के लिए y1 प्लस y2 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y1 का काम ए के लिए निर्देशांक के लिए 2 करेगा मेरे भाई, और y2 का काम कौन करेगा मेरे भाई? 8 करेगा। अब बटा में क्या? 2 करेगा, क्योंकि मध्य बिंदु दो के बीच भी होता है तो यहां पर 2 से भाग डिवाइड करते हैं। अब 8 2 कितना होगा मेरे भाई? 10 होगा। 10 बटा कितना होगा? 2 होगा, बराबर 5 आया। तो इससे पता ही चला बिंदु डी का जो निर्देशांक है, बिंदु डी का निर्देशांक जो आया आपको एक्स एक्सिस 0 आया तो हम 0 देंगे, वाई एक्सिस 5 आया तो हम 5 देंगे। यहां पर हमने एक पॉइंट को, इस रेखाखंड के एक पॉइंट डी को का निर्देशांक काफी आसानी वे में 0,5 प्राप्त कर लिया। यानी एक्स एक्सिस इसका 0 होगा और वाई एक्सिस इसका 5 होगा। इसका मतलब जो डी 0 और 5 होगा, ये आप समझ जा सकते हो कि जब एक्स 0 है और वाई दे रखा है तो उस कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि यह जो डी पॉइंट है वो बिल्कुल जो है वो वाई एक्सिस पर होगा। बात समझ में? वाई अक्ष पर होगा, क्योंकि मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि एक्स अक्ष के लिए x, 0 होता है, वाई अक्ष के लिए 0, y होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गया। अब जिस तरह से डी का मध्य बिंदु ए बी के कंसेप्ट में निकाला, ये मिडिल पॉइंट था, उसी तरह से मेरे भाई जब इसका पता ही चल गया कि 0,5 आ गया, इसका कितना है अब? 0,5। तो अब आप देखो कि सी जो है क्या है? सी जो है एडी का मध्य बिंदु है। सी जो है एडी का मध्य बिंदु, तो यहां पर डी का निर्देशांक ऑलरेडी अभी निकाला, ए का निर्देशांक दे रखा, तो इससे पता ही चला कि जिस वे में हम यहां स्टार्टिंग चले थे उसी वे में हम यहां चलेंगे तो सी का ज्ञात कर लेंगे। और जब सी का ज्ञात कर लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अब रिजल्ट के काफी करीब आ रहे हैं, आंसर के काफी करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर लिखते हैं। इसको हम हटाते हैं ताकि जो है पूरी तरह से बोर्ड भर चुका है। अब इसे जब हटाते हैं तो देखिए आप मेरे साथ बने रहें। यहां पर अब हम लोग सी का काम करेंगे। अब यहां पर लिख देंगे लैंग्वेज में बिंदु सी, बिंदु यहाँ पर सी को कुछ पल के लिए मान सकते हैं, अल्फा बीटा या कोई भी मान लगते हैं। बिंदु सी एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु, बिंदु सी एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इतना लिख देंगे, मध्य बिंदु है। इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या एक्स निर्देशांक के लिए फॉर्मूला वही x1 प्लस x2 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। अब x1 का काम इसमें कौन कर रहा? -2 कर रहा, और x2 का काम डी के कंसेप्ट में कर रहे हैं, 0 कर रहा। अब बटा क्या हो गया? 2 हो गया। -2 बटा 2 यहाँ हो गया -1। पता ही चला कि बिंदु सी का x एक्सिस आया, x निर्देशांक -y आया, और जब x ज्ञात कर लिया तो y भी ज्ञात करना। y1 प्लस क्या होता है? y2 बटा क्या होता है? 2 होता है। y1 का काम कौन करेगा? 2 करेगा, और y2 का काम कौन करेगा मेरे भाई? 5 करेगा, बटा क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 7 बटा 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु सी का जो निर्देशांक आया, बिंदु सी का जो निर्देशांक आया मेरे भाई -1 और 7 बटा 2 आया। यही आया बिंदु सी का निर्देशांक। चलिए इसे भी हम लिख दें -1 और ये आया 7 बटा 2। एक्स एक्सिस -1 आया और वाई एक्सिस 7 बटा 2। इससे पता ही चला कि अभी तक 4 बराबर भागों में जो बांटा था पॉइंट, 3 पॉइंट सी, डी और ई बांटा था, तो उसके कंसेप्ट
कंसेप्ट में मध्य बिंदु की दूरी से का कंसेप्ट जब लगाया तो वहां पर डी को प्राप्त कर लिया, सी को प्राप्त कर लिया, अब आपके सामने ई बच गया। तो ई के लिए भी हम वही लॉजिक अपनाएंगे, ना कि कोई दूसरा माइंड अपनाएंगे। ई के लिए भी हम वही सहारा लेंगे। अब ये जो ई दिख रहा है मेरे भाई, ये पूरी तरह से आपको बाई फिगर दिख रहा होगा, ये डीबी का मिडिल पॉइंट है कि नहीं? ये ई जो है वो डीबी का मिडिल पॉइंट है। तो हम लैंग्वेज लिख देंगे कि बिंदु, क्या लिख देंगे, बिंदु ई डीबी का मध्य बिंदु है, डीबी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब इतना लिख दिया तो हम आगे चलेंगे कि एक्स एक्सिस के लिए एक्स अक्ष निकाल रहे हैं कि x1 प्लस x2 बटा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और x1 का काम db जब है तो ये 0 करेगा और x2 का काम 2 करेगा और बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2 बटा 2 बराबर कितना आया, 1 आया। अब y के लिए फॉर्मूला y1 प्लस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। और y का काम 5 करेगा मेरे भाई। अब यहाँ पर y2 का काम 8 करेगा बटा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 13 बटा 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि ई बिंदु ई का जो निर्देशांक आया वो आया, एक्स एक्सिस आया 1 आया और y एक्सिस आया जो 13 बटा 2 आया। यही इस तीनों बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन में मांग रहा था और जो मैंने काफी आसानी वे में मध्य बिंदु का लॉजिक लगाकर आसानी वे में निकाल दिया, जो आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति से क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बशर्ते सिर्फ कंसेप्ट को अपने माइंड में सेटअप करना। विदाउट कंसेप्ट मतलब कभी भी हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग है, इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब इसे मैं हटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है और आज पूरी तरह से आप समझिए कि जितना भी आपके निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक का जो मेन पॉइंट का क्वेश्चन था, मैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दे रहा हूं, कहीं से कोई भी बोझ आपको नहीं रहने दे रहा हूं। अब हम लोग कल के जो टॉपिक में यदि बात करेंगे तो सिर्फ आपका एक टॉपिक बचेगा जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक टॉपिक है, वह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं और कल वो लास्ट होगा। तो इसी तरह से आज कुछ क्वेश्चन बचा, मैं उसे चाह रहा हूं कि हटा दूं। अब आपके सामने है केंद्रक से रिलेटेड प्रश्न है, केंद्रक से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज के केंद्रक का एक निर्देशांक होता है। अभी तक तो आपने देखा कि वृत्त के लिए, केंद्रक के लिए हम लोग मध्य बिंदु के लिए यूज करते थे, व्यास एक रहता था उसके कंसेप्ट में। लेकिन आपके निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है, क्या चर्चा कर रखा है, वो बेसिक दे रखा है कि जिस तरह त्रिभुज बनाया ए बी और सी है, ठीक है, इसका निर्देशांक हमने x1 माना, इसका क्या हुआ, x2 माना, ठीक है। और इसका निर्देशांक x1 हो गया, इसका y1 हो गया, सॉरी इसका x1 y1, इसका निर्देशांक x2 हो गया, इसका हो गया y2 हो गया, और इसका निर्देशांक x3 हो गया, इसका हो गया y3 हो गया। इतनी बात तो समझ में आया, क्योंकि मैं जा रहा हूं क्या बताने जा रहा हूं कि किसी त्रिभुज के केंद्रक के लिए x एक्सिस के लिए क्या सूत्र आता है और y एक्सिस के लिए क्या सूत्र आता है। तो आपको मैं ये चाह रहा हूं कि बाय फिगर आपको बता दूं ताकि आप लंबे समय तक अपनी मेमोरी में फिट रखें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई मेरे, जब यहां से हम क्या होता है कि त्रिभुज के केंद्रक के लिए ये मध्यिका होती है AD, इधर से इसको मिलाया जाता है जिसका नाम जो है CDE हो गया, और इधर से इसको मिलाया जाता है, ठीक है, जिसका जहां पर ये कटान बिंदु होता है इसको हम लोग G के नाम से जानते हैं, और ये F हो गया। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यही G का x एक्सिस बताना है और यही G का y एक्सिस बताना है, ठीक है। यही G जो बिंदु G है इसी का x एक्सिस के लिए क्या सूत्र आता है, जिसको हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक के लिए ही अभी आगे चल के जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं और जिस मैथ को मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं, उसी मैथ में इसका चैप्टर है कि केंद्रक के लिए निर्देशांक के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केंद्रक का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है। जिस तरह से मध्य बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला x एक्सिस के लिए होता है मेरे भाई, x1 प्लस x2 बटा क्या होता है, 2 होता है, मध्य बिंदु यानी दो बिंदु के बीच a b और बीच में c रहता है, उसके लिए होता है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज है तो त्रिभुज का मतलब 3 शीर्ष है। त्रिभुज का मतलब कितना शीर्ष है, 3 शीर्ष है। लास्ट स्टेप कितना, 3। लेकिन मध्य बिंदु का मतलब, मध्य का मतलब, बिंदु का मतलब 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, एक लॉजिक मैं बता रहा हूं कि डिवाइड 2 से करते थे और x एक्सिस को और x1 और प्लस x2 बटा 2 करते थे और y एक्सिस के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 करते थे। लेकिन आपके सामने कह दे, यदि क्वेश्चन चर्चा कर दे कि त्रिभुज के केंद्रक के लिए x और y को ज्ञात करें तो उसके रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है। मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप उस फॉर्मूला पर पकड़ बना लें और इस केंद्रक से रिलेटेड बात बिल्कुल जो है आप आसानी वे में बना लेंगे। ज्यादा उसमें दम नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र को याद रखना। याद रहे मेरे भाई कि त्रिभुज के केंद्रक के लिए x एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है x1
प्लस x2 प्लस x3 और बटा जो होता है 3 होता है। बात समझ में आया। और y एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा कितना होता है 3 होता है। क्यों मैं बार बार ये बता रहा हूं कि त्रिभुज है तो 3 जो होगा इसका शीर्ष होगा, 3 शीर्ष होगा तो का मतलब ये हुआ कि एक शीर्ष का 102 मतलब निकलेगा, एक x एक्सिस निकलेगा, एक y एक्सिस निकलेगा। उसी तरह से x2 y2 होगा, उसी तरह से x3 y3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब 3 शीर्ष होगा तो वहां पर 3 से डिवाइड करता है, तीनों शीर्ष को x एक्सिस वाले शीर्ष को जोड़ के 3 से भागा और y एक्सिस वाले शीर्ष को जोड़ के 3 से भागा। यदि करते हैं तो वह बताता है कि त्रिभुज के केंद्रक को, वह बताता है त्रिभुज के केंद्रक को। इसीलिए बाबू कि यदि पूछ दे कि x बराबर क्या होगा केंद्रक के लिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y के लिए एक्सिस के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। ये चीज को आपको फिट करना होगा। और जहां पर भी अगर केंद्रक की बात आ जाए तो उस केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो यही सूत्र को आपको लगाते हुए आगे की ओर गाड़ी को ले जाना है। और देखिएगा कि एक गाड़ी जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाएगी जिससे किसी भी तरह का कोई दुर्घटना नहीं होगा, आप आसानी वे में आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह केंद्रक वाला टॉपिक को आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको केंद्रक पूछे का मतलब त्रिभुज का चर्चा ऑलरेडी कर देगा और उसके बाद ही केंद्रक पूछेगा। तो वहां पर माइंड को बताना त्रिभुज है तो 3 शीर्ष होगा, 3 शीर्ष का मतलब जो होता है एक एक्स एक्सिस 3 होगा, वाई एक्सिस भी 3 होगा। तीनों एक्स एक्सिस को जोड़ दो, योगफल को 3 से भागा दे दो, तीनों वाई एक्सिस को जोड़ दो, योगफल कर दो और 3 से भागा दे दो, यही उसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। इसी पर आधारित जो अगला टॉपिक है, मैंने चाहा कि केंद्रक को थोड़ा सा आपके सामने रख दूं ताकि आप अननोन ना रहें, काफी अच्छे वे में बना लें, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करिए। आपके मैं बाय फिगर ही बताता हूं ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। ए बी और ये सी है। ठीक है, ये इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना है यानी 3 - 5 है मेरे भाई, और यहाँ पर बी जो है मेरे भाई -7, 4 है मेरे भाई, और यहाँ पर डी सी जो है वो 10, -2 है। ठीक है, इसका मुझे केंद्रक को ज्ञात करना है। और केंद्रक जो होता है ये टॉपिक जिसको हम लोग जी कहते हैं और इसका निर्देशांक x, y होता है। ठीक है, यही मुझे बताना है कि इसका x एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस क्या होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि केंद्रक के लिए सूत्र होता है त्रिभुज के केंद्रक के लिए सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है x एक्सिस के लिए क्या होता है? x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा क्या होता है? x3 बटा जो होता है 3 होता है। इतना होता है ना। अब हम देखेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का मतलब क्या हुआ कि x1 का मतलब वो a का शीर्ष का x एक्सिस x1 का काम, b का शीर्ष का x एक्सिस x2 का काम, c के शीर्ष का x एक्सिस x3 का काम। वही चीज को हम जोड़ देंगे तो x1 कितना है मेरे भाई? a के लिए 3 है, b के लिए x2 कितना है? -7, तो -7 है, प्लस जो है c के लिए कितना है? तो c के लिए x एक्सिस जो है x3 जो है 10 है और बटा कितना? 3 से डिवाइड देंगे। आगे प्रोसेस को करेंगे तो 10 और 3 13 हो जाएगा, 13 - 7 बटा 3 हो गया, इतना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? एक एक्सिस वाले जोड़ देंगे, 10 और 3 13, 13 में से 7 गया तो कितना बच गया? 6 बच गया। 13 में से 7 गया, 6 बच गया, 6 बटा 3 बराबर 2 हो गया। यानी बिंदु जी जो केंद्रक है इसका जी का जो जिसे जी के नाम से जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है जिसको हम लोग एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कि एक्स एक्सिस के लिए 2 आ गया। उसी तरह x निकाला तो y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा कितना से भागा? 3 से भागा। अब y1 तो एक इसका y1 पर ध्यान देंगे, x वाले चीज को अब नहीं देखना, x वाले पॉइंट को बिल्कुल आंख को बंद कर देना, y के लिए आंख को खोल देना। और y1 हो गया तो -5 हो गया मेरे भाई, और y2 हो गया तो -7 हो गया, और y2 हो गया तो +4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 4 हो गया, अब y3 हो गया तो -2 हो गया। ठीक है, अब बटा 3 हो गया। अब देखते हैं क्या -5 और -2 -7 आ गया, प्लस कितना आ गया? 4 आ गया, बटा 3 आ गया, -3 बटा 3 हो गया, -1 आ गया। पता ही चला केंद्रक का जो निर्देशांक है, केंद्रक का निर्देशांक जिसको जी कहते हैं, उसका x एक्सिस का मान 2 आया और y एक्सिस का मान -1 आया। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था जो आपको विदाउट केंद्रक के सूत्र से त्रिभुज के
आप नहीं बना सकते थे, इसीलिए मैंने चाहा कि पहले केंद्रक वाला मामला को, टॉपिक को अच्छे ढंग से आपके सामने रख दूं, ताकि किसी तरह का आगे चल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी में क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ जाएं। ठीक है, तो चलिए केंद्रक को हमने जान लिया कि एक्स एक्सिस के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता, वाई एक्सिस के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता। ठीक है, जिस तरह से 2 - 1 इसका केंद्रक आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, अब जब ये क्वेश्चन समझ गए तो अब हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, और पूरी तरह से आप समझते रहिए, इधर उधर माइंड को मत करिए, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, और आगे के लिए भी यह काफी जो है आपको अच्छा बनाएगा मैथ के क्षेत्र में, चाहे वो कंपटीशन का मैथ हो, चाहे वो आपके मतलब 10th क्लास का मैथ हो। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। अब कह रहा है त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। देखो कैसे जब हम चीजों को जान लेते हैं तो उससे कैसे हमें आगे पीछे करना पड़ता है क्वेश्चन को, और कैसा कैसा क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज है तो हम ए इसका नाम देते हैं, इसका नाम क्या दिया, बी दिया, और इसका नाम सी दिया। इतना तक तो समझ गया होंगे आप। ठीक है, जब ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, इतना दे दिया। अब ये कहता है कि त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करें, यानी सी को, यदि उसके दो शीर्ष, पहला शीर्ष जो है -3 है और 1 है, ये लिख दिया। ठीक है, और दूसरा शीर्ष है वो 0 - 2 है, ये भी लिख दिया, और तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो हम x और y मान लिया। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि तीसरा शीर्ष अभी ऑलरेडी ट्रायंगल दे रखा था, त्रिभुज दे रखा था, तो वहां पर सभी का शीर्ष दे रखा था और केंद्रक पूछ रहा था। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि 2 का सिर्फ त्रिभुज का शीर्ष दे रखा और तीसरा मांग रहा है, तो हमने जैसे पूछा वैसे किया, किसी तरह का कोई पॉइंट यहाँ पर टेंशन नहीं लेना। अब ये केंद्रक वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया केंद्रक वाला पॉइंट, जिसको हम लोग जी के नाम से जानते हैं। इतना तो कर लेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कहता है इसे हम पढ़ें। तीसरा शीर्ष ज्ञात किया, यदि उसके दो शीर्ष इतना इतना है और उसका केंद्रक मूल बिंदु पर है, उसका केंद्रक किस पर, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट पर है। तो मूल बिंदु का चैप्टर मैंने निर्देशांक ज्यामिति में काफी मतलब बेसिक क्लास में किया था, स्टार्टिंग वाले क्लास में, कि मूल बिंदु का मतलब मेरे भाई कि 0,0, यानी एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0। मूल बिंदु का मतलब एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0, उसी को हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में, और जिसे हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। जब ये केंद्रक जो है मूल बिंदु है तो इसका मतलब हुआ कि 0,0 हुआ। इतनी बात तो समझ में आया कि नहीं आया, यानी x भी 0 और y भी 0। ऐसा मत समझो कि मैंने ये आंख बना दिया, लेकिन यहाँ पर x का मतलब 0, y भी 0 है, इतना समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जब ये होगा, अब हम बनाना शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, इसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इसका तीसरा शीर्ष, अब चलिए मैं बताता हूं कि त्रिभुज के केंद्रक के लिए सूत्र होता है। त्रिभुज के केंद्रक के लिए सूत्र क्या होता है कि x एक्सिस के लिए होता है, x एक्सिस पहले मैं लिख देता हूं, x बराबर x1 प्लस x2 मेरे भाई, और प्लस x3 होता है, और बटा कितना होता है, आप बोलेंगे 3 होता है। बटा कितना होता है, 3 होता है। जब x बराबर फॉर्मूला होता है x एक्सिस के लिए, x1 प्लस x2 बटा कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर ओरिजिन है, जब केंद्रक का x एक्सिस लिए तो ऑलरेडी केंद्रक मूल बिंदु पर है, और मूल बिंदु का जो x एक्सिस है वो 0 है, तो हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ तक तो प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब 0 पुट किया, अब x1 x2 प्लस x3 का मतलब a के निर्देशांक का x एक्सिस, बी के निर्देशांक x एक्सिस, सी का निर्देशांक x एक्सिस। ये x1 है तो -3 है मेरे भाई, प्लस है x2 तो x2 आपका 0 है, अब प्लस x3 तो x3 आपका x है। ठीक है, अब बटा में कितना मेरे भाई, 3 है। इतना तक तो कैलकुलेशन कर देंगे, इस मेथड तक तो प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब नहीं हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जो कैलकुलेशन का रूल कहता है, इधर 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 इधर। अब ये देखें कि ये आ गया -3 आ गया, प्लस 0 आ गया, और प्लस x आ गया, और ये आ गया 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर 3, यानी केंद्रक का यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो माने थे हमने, क्या माने थे कि x बराबर तो यहाँ पर 0 हो गया। ये मत आप समझ जाओगे कि यहाँ पर x ये वाला नहीं, ये केंद्रक के लिए मैंने सूत्र होता है x एक्सिस के लिए, और x एक्सिस के लिए जब सूत्र होता है तो ऑलरेडी x एक्सिस जो है केंद्रक का है, और x एक्सिस केंद्रक का x एक्सिस जो दे रखा है 0, इसीलिए अब x का मान 3 आया, तो इसका मतलब बिंदु C
सी का एक्स एक्सिस निकल गया 3। अब उसी तरह से y के लिए फॉर्मूला होता है y1 प्लस जो होता है y2 प्लस y3 अब बटा जो होता है मेरे भाई 3 होता है। तो y एक्सिस भी क्या है 0 है, मूल बिंदु पर 0 हो गया। और y1 जो है इधर x वाले निर्देशांक को छोड़ देंगे, y को कंसेप्ट लगाएंगे 1 प्लस यहाँ पर -2 इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस जो होता है y3 और y यहाँ पर हो गया, ठीक है। बटा कितना हो गया 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 प्लस y बराबर 0, y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई -1 प्लस 2 यानी 1। इससे पता ही चला कि हमने बिंदु C का जो निर्देशांक पाया मेरे भाई, बिंदु C का जो निर्देशांक है वो आपके सामने x एक्सिस 3 आया और y एक्सिस जो आया 1 आया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आया। मुझे उम्मीद है कि यदि ऐसा क्वेश्चन भी अगर सेटर एग्जामिनर सेट करे या आपके बुक में आए, थोड़ा सा आगे पीछे कर दे, तो आपको बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं है और ना ही आपको हड़बड़ाना, बल्कि वहां पर आपको शांति रखना, वहां पर धैर्य रखना, पेशेंस रखना और उस बीच में अपने कंसेप्ट को याद करना, अपने बेस वाले क्लास को याद करना, बाय फार्मूला को लेकर चलना है साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आप कहीं भी इधर उधर नहीं गड़बड़ाएंगे, बल्कि सीधा वे में आप आसानी वे में आंसर के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास का ये भी क्वेश्चन एंड हुआ। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत और क्वेश्चन है या नहीं है, अगर रहेगा तो मैं चाह रहा हूं कि उसे भी बना दें। यानी इस तरह से आप जो है बिल्कुल क्वेश्चन को आसानी वे में बना दिया, कहीं पर मूल बिंदु वाला भी बात चल गया। आगे क्वेश्चन, त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक 1,3 तथा इतना इतना के 2 शीर्ष इतना तीसरा शीर्ष को ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन को मैं बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे जल्दी से आप राइट डाउन कर लें, मैं या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन वो भी है, मैं चाह रहा हूं कि वो आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। आप बने रहे, आप इधर उधर मत जाएं, कोई भी काम हो आप सारे काम को छोड़ दें, मेरे साथ बने रहें भाई, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएं। अब त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक है, कोई त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसके केंद्रक का निर्देशांक दे रखा है ऑलरेडी। ये त्रिभुज का नाम ए दे देंगे, एक का नाम बी हो गया, ये सिर्फ से एक सी हो गया, और इसका जो है केंद्रक का निर्देशांक 1,3 है, 1, क्या है 3 है, 1,3 है तथा त्रिभुज के 2 शीर्ष, एक है -7 और एक 6 है, ठीक है, इतना कर लेंगे, और एक 8 है और एक 5 है, और यहाँ पर जो है तीसरा शीर्ष पूछ रहा है तो 100 y मान लेंगे। बाकी मैं नहीं बनाऊंगा, ये चीज़ को आप ही बना दोगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है भाई। मेरे बिंदु की त्रिभुज के केंद्रक के लिए सूत्र होता है x एक्सिस के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, उसके कंसेप्ट में x का वैल्यू यहाँ पर 1 कर देंगे, 1 बराबर कर देंगे -7 प्लस 8 प्लस x बटा 3 कर देंगे। बाकी कैलकुलेशन का खेल है जो अभी मैं कुछ देर पहले किया, उसी तरह से x का मान निकल जाएगा, और x का मान निकलेगा, इसका मतलब यह हुआ बिंदु C का x एक्सिस का मान निकला, ठीक है। अगले बार में क्या करेंगे, y को लेकर चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला x और y दोनों के कंसेप्ट में होता है। y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 कर देंगे, y के कंसेप्ट में y का x एक्सिस दे रखा केंद्रक, तो वो 3 बराबर हो जाएगा 6 और 6 5 11 प्लस y बटा 3 होगा। बाकी कैलकुलेशन का खेल है जो कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसका आंसर जो है आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें, जैसा कि मैंने पिछले अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, उसी पर आधारित ये पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए भाई, आप मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझे होंगे, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह से आज के क्लास का ये जो पार्ट था त्रिभुज से रिलेटेड केंद्रक वाले पार्ट था, या हम कह सकते हैं कि और भी जो चार भागों में विभाजित वाले पार्ट था ए बी रेखाखंड को, वो चीज को देखा। आज भी हम लोग नया चीज सीखा, एक 4 बराबर भागों में बांटने का कंसेप्ट भी जान गए, और उसके बाद त्रिभुज के केंद्रक के लिए भी कंसेप्ट जान गए, मध्य बिंदु की दूरी के लिए भी हम लोगों ने जान लिया, उसके बाद विभाजन सूत्र का भी फॉर्मूला हम लोगों ने जान लिया, रेशियो में कैसा होता है वो चीज को भी देखा, 3 समत्रिभाज वाले भी मतलब रिलेशन को हमने समझा। मुझे उम्मीद है इस तरह से आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति की जो टॉपिक है वो बिल्कुल आप समझिए कि 90% अब हम लोग काफी करीब पहुंच गए, मात्र 10% और बचा है, और जो 10% बचा है मेरे भाई वो कल के क्लास के लिए है, जो एक नया चेहरा आएगा कि आपसे निर्देशांक तीनों दे रखेगा, इस तरह का ही रहेगा, ये चीज नहीं मिलेगा, और बताएगा कि बताना है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वो चीज कैसे बनता है, वो सारी चीज को मैं बताऊंगा आपको। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कोई भी प्रश्न
कोई भी प्रश्न आपका मैं छोड़ूंगा नहीं, बल्कि जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके बुक के लिए होगा, आपके लाइफ के लिए होगा, आपके एनसीईआरटी के लिए होगा या आपके एग्जाम के लिए होगा, मैं सारे चीज को कोशिश करूंगा एक डीपली वे में, एक अच्छे वे में, आपके लैंग्वेज में, जो आप लैंग्वेज को ज्यादा कहते हैं, ज्यादा बोलचाल में यूज करते हैं, उसी वे में समझाऊं, ताकि आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो मैथ से। बिल्कुल मैथ से एक डर खत्म कर दूं और ये बता दूं कि मैथ आपके लिए ऑल अदर सब्जेक्ट से भी हल्का है, बशर्ते कि कंसेप्ट सही हो और समझाने वाला सही हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास को आप समझे होंगे और अच्छे से मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से, लगन से। और यदि मेरा क्लास आज का अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर तो ज़रूर करें। कोई भी वीडियो देखें, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अगर उसी क्लास में पढ़ने वाले हैं जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपसे अपील है मेरी कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। पूरा कंसेप्ट को समझें, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, तभी एक मैथ में एक अच्छा पकड़ आप बना पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बाय मेरे भाई, फिर कल मिलेंगे। पूरी पढ़ाई पर आप ध्यान दें।